गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ वो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे लिए पढ़ने में मुश्किल हो सकता है, जो या फिर जिसको समझने में हमें मुश्किल हो सकता है। तो देखते हैं हम पहला टॉपिक, साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने कमेटी जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्षता में बना दी है, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड असेंबली स्टेट असेंबलीज, उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है इस कमेटी को। अब असेंबली पोल्स जो हैं वो नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच में होने हैं, और कुछ बातें ऐसी उठ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो शायद साइमल्टेनियस पोल कराने के फेवर में है। तो उसी के ऊपर जो है कमेटी भी बनाई गई है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। वन नेशन वन इलेक्शन जो है सिस्टम कहता है कि जितने भी स्टेट और लोकसभा इलेक्शंस हैं वो सब इकट्ठे हो जाने चाहिए। बार बार ये हर साल के जो इलेक्शंस का जो इशू होता है ये बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, लोगों का नुकसान भी होता है, फंड्स का भी नुकसान होता है, गवर्नमेंट के जो टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है ना। तो पूरी की पूरी जो है इंडियन इलेक्शन साइकिल की रीस्ट्रक्चरिंग करने का ये प्लान है। वोटर्स जो हैं वो एक ही बार जाकर लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के लिए वोट करके आ जाएंगे एक ही जगह पर। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली ही हुए थे। नेक्स्ट 3 इलेक्शन साइकिल्स भी साइमल्टेनियसली रही। लेकिन जो लास्ट ओकेजन अगर हम देखें नियर साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, वो 1967 के अराउंड हुआ। उसके बाद कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो ही नहीं पाए, क्योंकि स्टेट असेंबलीज बीच में डिसॉल्व होती रही है ना, कभी चाहे किसी भी रीज़न की वजह से चाहे डिसॉल्व कर दी गई या फिर जो है कोई मेजॉरिटी लूज़ कर गई गवर्नमेंट, तो उससे क्या हुआ कि मिड टर्म इलेक्शंस करने पड़े। तो असेंबली पोल्स जो हैं सिर्फ 4 स्टेट्स के ही लोकसभा इलेक्शंस के साथ अभी तक हो रहे हैं, और जो है अभी हम हर साल लगभग 2 राउंड्स में असेंबली जनरल इलेक्शंस करवाते हैं। तो आइडिया क्या है कि हम इलेक्शन कमीशन की एनुअल रिपोर्ट 1983 की और लॉ कमीशन की 1999 की रिपोर्ट, दोनों ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करना ज़रूरी है। फिर नीति आयोग ने भी 2017 में रिपोर्ट में कहा कि जो है ये एक आइडिया अच्छा है, और लॉ कमीशन ने 2018 की रिपोर्ट में भी बोला कि कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम कर पाएंगे। अब बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2015 में उन्होंने भी बोला कि इससे इनॉर्मस कॉस्ट जो हो रही हैं सेपरेट इलेक्शंस की वजह से, उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, स्टोरेज अरेंजमेंट्स, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, बाकी बहुत से जो खर्चे हैं उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जो है वो सेविंग्स होगी। जो पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, गवर्नमेंट कोई स्कीम ही नहीं ला पाती है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, कभी ना कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं। क्रूशल मैन पावर, जैसे आपके स्कूल टीचर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉय किए जाते हैं इलेक्शन टाइम पर, उनका जो है बर्डन जो है वो मैन पावर के ऊपर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इससे वोटर टर्नआउट भी जो है वो बूस्ट होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर करना पड़ेगा। ठीक है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन पहले कराने के लिए उन स्टेट्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी अभी ही इलेक्शन हुए, तो उनकी जो है टर्म को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि उन अगले पीरियड में जो है उनके इलेक्शन कराए जा सके लोकसभा इलेक्शंस के साथ। तो क्योंकि ऐसी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो इसलिए क्योंकि ये हमारे फेडरल करेक्टर को भी जो है चेंज करेंगी, तो लगभग 50% स्टेट्स का भी जो है रेटिफिकेशन चाहिए होगा। अब लीगल सेफगार्ड्स भी देने पड़ेंगे कि हम मिड टर्म डिसोल्यूशन जो है स्टेट्स की नहीं करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई स्टेट में कोई गवर्नमेंट पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर लेती है, तो एक ऑल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि स्टेट को डिसॉल्व ना करना पड़े, साथ के साथ ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरा ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट अज्यूम कर ले। अब इससे जो है, लेकिन कहा जा रहा है कि जजमेंट ऑफ वोटर्स अफेक्ट होगा, क्योंकि जो है आपको पता है कि नेशनल और स्टेट इश्यूज़ तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठे इलेक्शन कराओगे तो मोस्टली जो है एक वेव में इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी मोस्टली जीत जाएगी। फिर अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की कम होगी। बार बार इलेक्शन कराने से गवर्नमेंट जो है वो, उनको पता रहता है कि हमें फिर इलेक्शन में जाना है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, उनको वो अपने जो है टोज़ पर रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी हाई रहती है। लेकिन अगर उनको पता होगा कि 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होना है, तो वो 5 साल मनमर्जी करेंगे, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी हैं, एक ही बारी में सारे इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्लियामेंट्री सेशंस। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 31 अगस्त को जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है सितंबर 18 से लेके सितंबर 22 तक। और अगर हम इस टॉपिक को देखें तो पार्लियामेंट कैसे कन्वेन की जाती है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही कन्वेन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसीजन लेती है, लेकिन उसको फॉर्मलाइज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो अगर हम देखें तो हर साल कोई हमारा ऐसा फिक्स नहीं है कि पार्लियामेंट्री कैलेंडर, जनरली बजट सेशन होता है, फिर आपका मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मतलब 3 सेशन जनरली होते हैं। अब देखें अगर हम तो पावर ऑफ आई एम सॉरी समनिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, और ये प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है लिया गया है। उस समय जब ब्रिटिश पीरियड में जो है ये पार्लियामेंट्री सेशंस बुलाए जाते थे तो उसको जो है डॉक्टर अंबेडकर जी जो कहते थे कि ये तो सिर्फ इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, सिर्फ एक ही बार बुलाया जाता है ताकि गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी ना हो सके लेजिस्लेचर के सामने। अब जनरली लोकसभा और राज्यसभा कितनी बार मिलते हैं, अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले 60 दिन के आसपास हर साल वो मिलते होते थे। ये नंबर जो है वो फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो 120 दिन पहुंच चुका था। लेकिन अगर हम देखें 2002 से लेकर 2021 में 67 वर्किंग डेज़ में ही जो है वो लोकसभा मिली है। अब इसका रीज़न तो ये दिया जाता है कि पार्लियामेंट्री वर्कलोड कम हो गया है, क्योंकि हमने कमेटीज़ बना दी हैं, तो उनकी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही मोस्टली जो है डिबेट हो जाता है, ठीक है, तो हमको एक्सटेंसिव डिबेट नहीं करनी पड़ती। अगर हम देखें स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा स्पेशल सेशन बुलाने का, लेकिन ये 2 हाउसेस को जो है बुलाया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके जो है चेयर करेंगे। आर्टिकल 352 में एक स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस का प्रोविज़न है, जिसमें कि जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी लगाती है जब प्रेसिडेंट, तो ऑफ कोर्स 1/10 ऑफ लोकसभा एमपीज़ जो है प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए और फिर उस इमरजेंसी को अप्रूव करवाया जाए या डिसअप्रूव किया जाए, ठीक है। तो सिर्फ इसी जगह पर ही मेंशन है स्पेशल सेशन का, वैसे अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। 3rd यूनिट ऑफ इंडिजिनसली पावर्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का, उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं अपनी फुल कैपेसिटी पे। उसने क्रिटिकलिटी जो है जुलाई 2020 में ही अचीव कर ली थी। क्रिटिकलिटी मतलब क्या होता है कि कंट्रोल्ड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो चुका है उस रिएक्टर में। अब ये एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि 2nd जनरेशन रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये ऐसा तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसमें जो है अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है हैवी वाटर के साथ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसकी जो है रिएक्टर जो है वो विदाउट फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो ऑपरेट कर पाता है, और एडिशनल कैपिटल कॉस्ट जो है हैवी वाटर की जो है वो हमें इसलिए इस वजह से कम होने बढ़ने लगती है। अब इसमें सेफ्टी फीचर्स भी जो है वो होते हैं। इसकी जो प्रेशर ट्यूब्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, जिससे कि जो है प्रेशर बाउंड्रीज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर प्रेशर ट्यूब्स में, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सीडेंटल रप्चर होने का खतरा कम हो जाता है। और पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है डीके हीट को अच्छी तरह से रिमूव किया जा सके। और इसको जो है स्टील लाइन कंटेनमेंट से जो है वो इक्विप भी किया जाता है ताकि कोई लीकेजेस ना हो। अब जो प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है इंडिया में वो लेट 1960s में शुरू हुई थी। फर्स्ट 2 यूनिट जो है PHWR के वो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, और इनको जो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर हम देखें तो 4 यूनिट्स 700 मेगावाट रिएक्टर्स के जो है वो काकरापार के जो है 3 और 4 उसमें जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और रावत भाटा में भी जो है राजस्थान में इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब काकरापार 3 की क्या एक सिग्निफिकेंस है, कंट्री का पहला 700 मेगावाट और बिगेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट है ये PHWR का, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये 3 और 4 के बाद जो ये राजस्थान में रावत भाटा है 7 और 8 साइट्स, ये भी जो है इनको भी सेंक्शन किया गया है, और ये भी जो है हमारी न्यूक्लियर पावर जो अभी सिर्फ 2% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है,
उसको आगे और बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। और एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है 900 मेगावाट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का, इंडिजिनसली डिज़ाइंड, जो कि ऑफ कोर्स सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। और जो है हमारी लार्ज साइज प्रेशर वेसल्स और जो है जनरेशन जो है कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं द ग्लोबल फंड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ग्लोबल फंड ने अनाउंस किया है कि वो जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को के साथ एक डील कर रहे हैं, जिसमें कि कटिंग एज जो है HIV ड्रग, उसके प्राइस को स्लैश किया जाएगा। तो ये ग्लोबल फंड है क्या? ये ग्लोबल फंड एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है कि कैसे हम HIV, TB और मलेरिया को डिफीट कर सकते हैं। इसको 2002 में बनाया गया था। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, हेल्थ वर्कर्स, प्राइवेट सेक्टर, ये सब इसके जो है वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इसकी जो फंडिंग है वो 3 ईयर साइकिल से जो है वो फंडिंग इसकी जनरेट की जाती है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टिबिलिटी जो है इंश्योर करने के लिए एड्स, TB और मलेरिया के अगेंस्ट। जनरली पब्लिक सेक्टर फंडिंग इसको मिलती है गवर्नमेंट्स के थ्रू, डोनर गवर्नमेंट्स के थ्रू 92% फंडिंग मिलती है। इंडिया ने 2006 में इसको ज्वाइन किया था और $25 मिलियन उसमें प्लेज किए थे। अगर हम इसका रीसेंट एग्रीमेंट देखें जो अब साइन किया गया है, इसमें TLD जो पिल है उसको जो है $45 पर पर्सन पर ईयर की कॉस्ट पर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा HIV पेशेंट्स को। और इसमें कई तरह, ये एक अकेली ऐसी पिल है जिसमें कई तरह के HIV ड्रग्स को जो है वो टुगेदर बैंड कर दिया गया है, ठीक है। और WHO भी जो है वो रिकमेंड करता है कि ये जो ड्रग है इससे वायरस जो है सप्रेस हो जाता है। अगर हम देखें HIV तो एक ऐसी इन्फेक्शन है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है, खासकर वाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करती है, बॉडीली फ्लूइड से ये स्प्रेड होती है और इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से जो है वो ट्रीट और प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये टॉपिक का इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DSC-A20 जो है फर्स्ट शिप है 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसको मैसर्स तीतागढ़ ट्रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने जो है वो बिल्ड किया है और इसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 300 टन की है। इसको इंडिजिनसली डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है नेवल रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के द्वारा, ठीक है। अब ये शिप जो है जनरली आपको नाम से पता लग रहा होगा, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बेसिकली जो डाइविंग होती है उसके लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं ओशंस में। और ये कमर्शियल डाइविंग और मिलिट्री पर्पस से रिलेटेड दोनों तरह की डाइविंग जो है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोबल फाउंडेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नोबल फाउंडेशन ने रिसेंटली अपनी इनविटेशन रशियन, बेलारस और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो दी हुई इनविटेशन विड्रॉ कर ली है। नोबल फाउंडेशन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि 1900 में बनाया गया था अल्फ्रेड नोबल की विल के हिसाब से। ये विल जो होती है, जो फाउंडेशन है, ये अल्फ्रेड नोबल की विल के हिसाब से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के अवार्ड्स देता है, ठीक है। नोबल सिम्पोजियम प्रोग्राम भी जो है एडमिनिस्टर करता है। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं। अगर हम देखें नोबल प्राइज़ को तो ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स है जो कि हर साल दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स के लिए, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को दिए जाते हैं। और इसको अल्फ्रेड नोबल की विल के ही हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया है। पहली बार 1901 में ये अवार्ड दिए गए थे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में। और जनवरी 10 दिसंबर को जब डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबल की, तभी इनको अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीइंफोर्स्ड एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 100 स्कूल्स जो हैं इंग्लैंड में उनको क्लोज कर दिया गया है क्योंकि वो अनसेफ कंक्रीट रैक इससे थ्रू बनाए गए थे। तो ये रैक है क्या? लाइट वेट बबली फॉर्म ऑफ कंक्रीट है जो कि 1950s और 1990s में यूज़ किया जाता था। दिखता ये स्टैंडर्ड कंक्रीट जैसा है लेकिन ये वीक और लेस ड्यूरेबल होता है। और ये लाइट वेट थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फेवर किया जाता है। सीमेंट, लाइम, वाटर एरेशन एजेंट के थ्रू इसको बनाया जाता है। बहुत ही चीप होता है, ये जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है इसको। कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर भी देता है बहुत, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेज़ी से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से जो मटेरियल है वीक होने लगता है। और जो स्टील रीइंफोर्समेंट होती है, जो अंदर सरिया लगाया जाता है, वो वीक करने लग जाता है उसको, और उसकी वजह से जो है ये वो जो ये पूरा कंक्रीट है ये कोलैप्स होने का डर रहता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने के इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल्स जो है कि जो जो टारगेट रखा था उसको एक्सीड कर गया है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके एम्प्लॉयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स को जो कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब होता क्या है कि जो ये स्कीम में एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को जो है देने का ये स्कीम है, और जो भी 1000 तक एम्प्लॉयज़ की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अगर वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो जो उनकी ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन है 12% एम्प्लॉय की 12% एम्प्लॉयर की, दोनों ही जो है गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, इसको बनाया इसलिए गया था स्कीम को ताकि जॉब मार्केट की रिवाइवल की जा सके, खासकर पैंडमिक के टाइम पर, और इकोनॉमिक रिकवरी को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है 2 बच्चों को अलाउ किया है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो पीड़ित है कि वो स्टेम सेल थेरेपी जो है ले सके। स्टेम सेल थेरेपी एक फॉर्म ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है जो कि रिपेयर करने के लिए डैमेज सेल्स को डिज़ाइन की गई है। एक वाइबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है कई तरह की बीमारियों का। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये आपके इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, हर बॉडी में होते हैं स्टेम सेल्स, और इनको 2 आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये आपके अडल्ट बॉडी में हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर टिशू जो टिशू आपके ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं उन्हीं के रिलेटेड ये एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, और इससे आप किसी भी जो है पर्टिकुलर ऑर्गन को जो है बनाया जा सकता है दोबारा से अगर वो डिक्लाइन हो गया तो, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे जो है लोगों को दिक्कत होती है कम्युनिकेट करने में, लर्न करने में, बिहेव करने में, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि स्टेम सेल थेरेपी से इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is simultaneous elections in India. This topic is important for your polity section. So government has recently constituted a committee by former president of India to explore the possibility of one nation, one election. So simultaneous election is a system in which all state and Lok Sabha elections must be held simultaneously, and voters will just go and vote for Lok Sabha and state assemblies on the same day and at the same time. So this is not a unique thing. In fact, first few general elections for free India were held simultaneously, and the next 3 cycles of elections also saw concurrent Lok Sabha and Legislative Assembly elections, barring a few cases, of course. The last occasion when we held near simultaneous elections was in 1967, but since then there were several incidents of dissolution of state assemblies. That's why the schedule has broken. So we have almost 2 rounds of assembly general elections every year now. The idea of returning to simultaneous elections was first raised by Election Commission's annual report in 1983, and it was also mentioned in Law Commission of India's report in 1999. So Prime Minister of India's at the insistence of Prime Minister of India in 2016, Niti Aayog also prepared a working report on the subject in 2017. The Law Commission also said that at least 5 constitutional amendments would be required to make it possible. So the benefits are there are multiple benefits. It will reduce enormous costs which are involved in separate elections. It will lead to savings on transport, accommodation, storage arrangements, training, remuneration, human resources. And the most important thing is that the policy paralysis that happens due to this model code of conduct remaining in force in one state or the other across the country, it would be removed. Okay, the burden on crucial manpower will be reduced. Simultaneous polls would also boost voter turnout as per Law Commission. But there are constitutional challenges also. For some states, you would have to extend the duration of their state assembly, and in some states, you would have to curtail their state assemblies. Okay, so because such amendments would require change in federal character,
at least 50% of the states would be required to ratify these constitutional amendments. So there should be some legal safeguards also, okay, so that no state assembly gets dissolved in between. We can also opt for a vote for of confidence, in which, in case a government resigns in the state, then an already available government can of a political party can take it over, okay. So simultaneous elections is also likely to affect the judgment of voters, because generally the national and state issues are different, but if we hold these elections together, then they would merge, okay. So there will be reduced accountability of government also. So these repeated elections generally keep legislators on their toes and increase their accountability. If you would start holding elections just once in 5 years, then it will reduce government's accountability to the people. There would be logistical challenges also, because Election Commission of India may find it difficult to hold so many elections in one go, okay. So the next topic is parliamentary sessions. This topic is important for your polity section. So recently, Union Minister of Parliamentary Affairs has announced that a special session of Parliament would be held from September 18th to September 22nd. So the power to convene a session of Parliament rests with the government, and the decision is taken by the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. So the decision of the committee is formalized by the President, in whose name the MPs are summoned to meet for a session. India does not have a fixed parliamentary calendar, but generally by convention we meet for 3 sessions in a year: budget session, monsoon session, and winter session. So the summoning of parliament is specified in Article 85 of the Constitution, and uh, before independence, Central Assembly met for about 60 days in a year, and this number increased to 120 days in a year in the first 20 years of independence. But between 2002 and 2021, we have gone back to the old days. The Lok Sabha averaged about 67 working days. But the reason given is that we have introduced these standing committees who do most of the tasks, and now the debate is not as intense in the Lok Sabha as it was before, because most of the tasks are done by these standing committees. Okay. So, what is a special session of Parliament? The Constitution does not use the term special session for the two. However, under Article 352, which is about proclamation of emergency, as per 44th Constitutional Amendment Act, this special sitting of the Parliament can be called by 1/10 of Lok Sabha MPs, asking the President to convene a special sitting to either approve or disapprove the emergency. Okay. So the next topic is Kakrapar Atomic Power Project. This topic is important for your science and tech section. So third unit of indigenously developed 700 megawatt electric nuclear power reactor at Kakrapar Atomic Power Project has commenced its operations at full capacity, and this reactor has achieved its first criticality in 2020. So what are these pressurized heavy water reactors? So basically, they are second generation nuclear reactors, and they are considered one of the safest ones, and they use unenriched natural uranium as the fuel, and heavy water, that is deuterium oxide, as its coolant and moderator. So this heavy water allows the reactor to operate without fuel enrichment facilities, and it also mitigates the additional capital cost of heavy water. So what are the safety features? So of course we generally use thin wall tubes, pressure tubes, which results in distribution of pressure boundaries to a large number of small diameter pressure tubes. It also lowers the severity of consequence of an accidental rupture of these pressure boundary. Okay, there is also passive decay heat removal system, which has the capability of removing decay heat. These reactors are also equipped with steel lined containment to reduce any leakages. So if we look at the history of PHWR in India, then this technology started in India in late 1960s. The first 2 units of PHWR were made using indigenously developed standardized 220 megawatt design, which was set up at Narora Atomic Power Station. 4 units of 700 megawatt reactor are being constructed at Kakrapar 3 and 4 and Rawat Bhata 7 and 8 site in Rajasthan currently. So Kakrapar 3 is the country's first 700 megawatt electric unit, and it is the biggest indigenously developed variant of the PHWR. So don't underestimate it, okay, because we are already shifting to 900 megawatt electric
pressurized water reactor also of indigenous design, and soon it would also be inaugurated. So the next topic is the Global Fund. This topic is important for your international relations and social issues. So recently, the Global Fund has announced a deal with generic pharmaceutical manufacturers to significantly slash the price of a cutting-edge HIV drug. So Global Fund is a worldwide movement to defeat HIV, TB, and malaria, and it raises funds on a 3-year cycle, bringing long-term predictability in the fight against TB, AIDS, and malaria. So funding primarily comes from the public sector, and 92% of the funding comes from donor governments. India also joined this global fund as a donor in 2006. So, as per this recent agreement, the advanced pill known as TLD would be made available for the people at $45 per person per year. And this bill this pill is basically banding together several HIV drugs, which have been uh, recommended by the WHO, and it's these drugs suppresses the virus which causes AIDS. So what is HIV? It is an infection which attacks the body's immune system and basically the white blood cells, and it spreads from body fluids of an infected person, and it can be treated and prevented with antiretroviral therapy. So the next topic is diving support craft project. This topic is important for our economy section. Recently, DSC A20, which is the first ship of the 5 diving support craft project, has been launched. So it has been built by Messrs. Titagarh Rail Systems Limited, and it has a displacement capacity of approximately 300 tons. These ships are indigenously designed and built under the relevant naval rules and regulations of the Indian Register of Shipping. So these diving support vessels are basically ships which are used for objective of diving into oceans, and these ships have been extremely important for the field of commercial diving and for military purposes. So the next topic is Nobel Foundation. This topic is important for your international relations. So Nobel Foundation has recently withdrew its invitation to the representatives of Russia, Belarus, and Iran to attend this year's Nobel Prize award ceremonies. So Nobel Foundation is a private institution which has been established in 1900 based upon the will of Alfred Nobel. So the foundation manages the assets made available through the will for the awarding of Nobel Prize in physics, chemistry, physiology, or medicine, literature, and peace. It represents the Nobel institutions externally and administers informational activities. It also administers the Nobel Symposium program, and the assets of this foundation are managed by the board of directors. So, if we look at the Nobel Prize, then it is the prestigious international. These are the prestigious international awards presented annually in recognition of outstanding contributions to various fields. So, recipients can be both individuals and organizations, and these Nobel Prize are established in accordance with the will of Alfred Nobel. The first time they were awarded was in 1901. And there are 6 Nobel Prize categories: physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace, and economics. Okay, so they are generally awarded on 10th of December each year, which is the anniversary of Alfred Nobel's death. So the next topic is reinforced aerated autoclaved concrete. This topic is important for your science and tech section. More than 100 schools across England were recently ordered to close buildings because they were constructed using unsafe concrete known as reinforced aerated autoclaved concrete. And it is a lightweight bubbly form of concrete which is used in roofs, floors, and walls between 1950s and 1990s. So it looks like standard concrete, but it is weak and less durable. And this material was favored in construction projects because of its lightweight thermal properties. So it is made from a combination of cement, lime, water, and aeration agent. It is cheaper. It has excellent thermal insulation properties. It is quicker to produce and easier to install. It also maintains comfortable indoor temperature, but the problem is that it easily absorbs moisture. That's why it weakens the material, and it also corrodes the steel reinforcement within. That's why it is more prone to collapse over time. So the next topic is Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. This topic is important for your governance and economy section. Central government's innovative employment incentive scheme, the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, has exceeded its initial employment generation goals. So it was launched in 2020 to stimulate the creation of new job opportunities by extending financial support to employers of establishments which are registered with EPFO. So it incentivizes in employment of unemployed individuals,
who have lost their job due to the pandemic during that period. And it covers both the employee and employer contributions for establishments with up to 1000 employees. So the objective of this scheme was to revive the job market and boost the economic recovery during the challenging times. So the next topic is stem cell therapy. This topic is important for your science and tech section. Recently, Delhi High Court has permitted 2 children with autism spectrum disorder to undergo stem cell therapy for treatment of their condition. So stem cell therapy is a form of regenerative medicine designed to repair damaged cells. So it is a viable treatment option for various medical conditions. So what are stem cells? So these are cells from which all other cells, include with their respective specialized functions, are generated. So human body divides stem cells to either create new stem cells or cells within with specific functions, like your blood cells, brain cells, bone cells, etc. So there are two main categories of stem cells. First are the pluripotent ones, which have the ability to differentiate into all of the cells of the adult's body. And there are adult stem cells, which are tissue or organ specific, and they can regenerate to form cells only of that particular organ. Okay, so let's assume that some patient has a liver disorder and the liver is not working. So instead of transplanting a new liver, these adult stem cells could help into regeneration of that liver. Okay, so what is autism spectrum disorder? So it is basically a neurological and developmental disorder which affects how people interact with each other, and how people interact with others, uh, communicate, learn, and behave. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.